हिंदन नदी के किनारे बसने वालों के लिए रात हमेशा से थोड़ी अलग रही है। हवा वही होती है, आसमान वही, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, शहर के शोर से अलग एक हल्की सी चुप उभरने लगती है। ये चुप शोर से ज्यादा भारी होती है, जैसे पानी के अंदर से किसी ने आवाज को पकड़कर दबा दिया हो। गाजियाबाद की भीड़, ट्रैफिक, ऊंची बिल्डिंगें, आधे बने फ्लाईओवर, सब कुछ दिन में इतना हावी रहता है कि हिंदन नदी बस एक गंदी, बदबूदार नाली जैसी लगती है, जिसके ऊपर बन रहे पुलों को लोग देखते भी नहीं। लेकिन रात को लगता है जैसे नदी सबको चुपचाप देख रही हो। राघव का घर नदी से ज्यादा दूर नहीं था। सीधे लाइन में देखा जाए तो मुश्किल से 1 किलोमीटर। बचपन में वो अपने नाना नानी के साथ गांव की नदियां देखता आया था। हिंदन नदी के किनारे बसने वालों के लिए रात हमेशा से थोड़ी अलग रही है। हवा वही होती है, आसमान वही, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, शहर के शोर से अलग एक हल्की सी चुप उभरने लगती है। ये चुप शोर से ज्यादा भारी होती है, जैसे पानी के अंदर से किसी ने आवाज को पकड़कर दबा दिया हो। गाजियाबाद की भीड़, ट्रैफिक, ऊंची बिल्डिंगें, आधे बने फ्लाईओवर, इसलिए जब वो यहां शिफ्ट हुआ तो उसके दिमाग में नदी का मतलब था साफ नीला पानी, बहते हुए पत्थरों की आवाज, किनारों पर पेड़ और दूर से आती बांसुरी जैसी सरसराहट। लेकिन हिंदन नदी उसकी कल्पना से अलग थी। काली, गाढ़ी, चिपचिपी और बदबूदार। पास जाकर देखने पर ऐसा लगता कि यह पानी नहीं, किसी ने पुरानी सड़ती हुई यादें घोल दी हों उसमें। राघव नई जॉब के लिए दिल्ली, सब कुछ दिन में इतना हावी रहता है कि हिंदन नदी बस एक गंदी, बदबूदार नाली जैसी लगती है, जिसके ऊपर बन रहे पुलों को लोग देखते भी नहीं। लेकिन रात को लगता है जैसे नदी सबको चुपचाप देख रही हो। राघव का घर नदी से ज्यादा दूर नहीं था। सीधे लाइन में देखा जाए तो मुश्किल से 1 किलोमीटर। बचपन में वो अपने नाना नानी के साथ गांव की नदियां देखता आया था, इसलिए जब वो यहां शिफ्ट हुआ तो उसके दिमाग में नदी का मतलब था साफ नीला पानी, बहते हुए पत्थरों की आवाज, किनारों पर पेड़ और दूर से आती बांसुरी जैसी सरसराहट। लेकिन हिंदन नदी उसकी कल्पना से अलग थी। काली, गाढ़ी, चिपचिपी और बदबूदार। पास जाकर देखने पर ऐसा लगता कि यह पानी नहीं, किसी ने पुरानी सड़ती हुई यादें घोल दी हों उसमें। राघव नई जॉब के लिए दिल्ली से यहां आया था। किराए का फ्लैट, 3री मंजिल, बालकनी से दूर दूर तक फैली बस्तियां और बहुत पीछे धुंधले में दिखती नदी की काली पट्टी। मकान मालिक ने पहली ही रात मजाक सा करते हुए कहा था, रात को ज्यादा देर बालकनी में मत खड़े रहना बेटा, हिंदन की हवा अच्छी नहीं, खींच लेती है भीतर। राघव हंस दिया था। हवा भी खींचती है क्या अंकल? मकान मालिक ने भी हंसकर बात टाल दी। अरे भाई, लोग तो कहते हैं नदी के किनारे बहुत लोग मरे हैं, डूबे हैं, पता नहीं कितने फेंके गए हैं, पानी सब याद रखता है। पानी सब याद रखता है, यह वाक्य राघव के दिमाग में रह गया। पहले कुछ दिनों तक उसे बस बदबू का एहसास होता। शाम होते ही हवा में एक अजीब सी सीलन घुल जाती, जैसे गीला कपड़ा बहुत समय तक अंधेरे कमरे में पड़ा रह जाए। कमरे की खिड़कियों में से हल्की हल्की नमी घुसती, दीवारों पर नीली सी परछाइयां उभरती। उसे लगता ये सब जगह की गंदगी, नमी, प्रदूषण है, शहर की आम समस्या। एक रात वो देर तक ऑफिस का काम कर रहा था। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी थी और बाहर घना अंधेरा। अचानक उसे लगा जैसे कहीं दूर से पानी में किसी के चलने की आवाज आ रही हो। छपाक, छपाक, छपाक। उसने हल्के से गर्दन घुमाकर खिड़की की ओर देखा। खिड़की के शीशों पर शहर की कुछ बिखरी सी लाइटें झिलमिला रही थीं, पर कुछ दिखा नहीं। उसने सोचा शायद किसी टैंकर का पानी गिरा हो या किसी की मोटर चली हो। लेकिन आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी। अब सिर्फ पानी में चलने की नहीं, किसी के घसीटने की आवाज भी जैसे मिल गई हो। छप
खुर, छप, खुर। उसका हाथ कीबोर्ड पर ठिठक गया। उसने सुनने की कोशिश की। आवाज कुछ सेकंड तक आती रही, फिर जैसे किसी ने रेडियो का बटन बंद कर दिया हो, अचानक शांत। वो मुस्कुराकर खुद से बोला, ओवर थिंक कर रहा हूं। नदी याद रखती है, हवा खींच लेती है, कुछ भी बात कर लेते हैं लोग। अगले दिन ऑफिस में उसकी पहचान एक लड़की स्नेहा से हुई। स्नेहा भी पास के एक अपार्टमेंट में रहती थी, लेकिन वो यहां बचपन से थी। बातचीत के बीच जब पता चला कि राघव हिंदन के पास वाले क्षेत्र में रहता है, तो उसने गौर से उसे देखा। सी ब्लॉक वाली गली में? हां, वही, पुल से थोड़ा पहले वाली। स्नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, रात में कभी नदी की तरफ देखते हो? दूर से दिखती है बस, अंधेरे में तो काली पट्टी जैसी लगती है। मत देखा करो ज्यादा देर, उसने धीमे से कहा। क्यों, तुम भी वही हवा खींच लेती है वाला डायलॉग मारोगी क्या? राघव ने हल्के मूड में कहा, लेकिन स्नेहा की आंखों में हंसी नहीं थी। तुमने कभी रात के 2-2:30 बजे के बाद बालकनी में खड़े होकर ध्यान से सुना है? क्या? नदी की आवाज, जब बाकी सब शोर रुक जाता है। राघव के दिमाग में पिछली रात की छप, खुर वाली आवाज घूम गई, लेकिन उसने बात को हल्का करते हुए कहा, और सुने तो क्या होगा, कोई भूत हैंडशेक करने आएगा? स्नेहा ने बस इतना कहा, अगर सुने तो ध्यान रखना, जवाब मत देना, कभी भी मत देना। उसके भीतर एक हल्का सा सिहरन दौड़ गई, जिसे उसने हल्के मजाक से छुपा लिया, लेकिन दिमाग में कहीं पीछे यह बात बैठ गई। उस रात उसने खुद को जबरदस्ती व्यस्त रखने की कोशिश की, मूवी, म्यूजिक, चैट, सब कुछ। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 1 बजने का समय पार किया, कमरे में एक अजीब सी खामोशी उतरने लगी। फैन की आवाज, दूर जाती गाड़ियों की हल्की गूंज, सब होने के बावजूद लगता था जैसे किसी ने आसपास के स्पेस में से आवाजों की परत छील कर निकाल दी हो। उसने तय किया कि वो खिड़की खोलकर देखेगा नहीं, लेकिन जिज्ञासा एक बहुत शातिर चीज होती है। कुछ देर बाद ही उसने खुद को उठते, चप्पल पहनते और धीरे से पर्दा सरकाते पाया। खिड़की के बाहर गहरा अंधेरा था। बिल्डिंग के नीचे की गली में 2-3 स्ट्रीट लाइट्स चल रही थीं, जिससे पीली रोशनी के गोल टुकड़े जमीन पर पड़े थे। दूर दूर तक फैले घरों की छतें एक दूसरे में घुली थीं, और सबसे दूर, शहर के उस पार, रात के आसमान और धरती के बीच एक काली, टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिख रही थी, हिंदन नदी। वो कुछ देर बस यूं ही देखता रहा। हवा में ठंडक थी, नमी भी। बदबू इतनी दूर से भी महसूस हो रही थी जैसे सड़े हुए काई और जले हुए प्लास्टिक की मिली जुली गंध। उसने घड़ी देखी, 1:47। वो खिड़की पर टिक कर खड़ा रहा, और तभी जैसे किसी ने बहुत दूर से एक पतली सी परत हटा दी हो, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, छपाक, छप, छपाक, खुर, छप। अब की बार आवाज थोड़ी साफ थी, थोड़ी नजदीक, लेकिन फिर भी जैसे कहीं से भी नहीं आ रही हो, न ऊपर से, न नीचे से, न बाएं, न दाएं, बस हवा के भीतर ही तैरती हुई। उसने अपना सांस रोक लिया, ध्यान से सुनने लगा। छप, छपाक, घुर्र, छर। आवाज जैसे नदी के भीतर किसी के चलने की नहीं, किसी को घसीटने की थी। जैसे कोई भीगा हुआ भारी शरीर काले पानी में रेंग रहा हो। उसके साथ एक धीमी सी कराह भी जाने लगी, इतनी हल्की कि वो कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि सच में सुन रहा है या दिमाग बना रहा है। फिर एकदम से सब कुछ बंद। कमरे में सिर्फ फैन की आवाज थी। उसने महसूस किया कि उसके दांत आपस में हल्के से बज रहे हैं। ये सब साइकोलॉजिकल है, उसने खुद से कहा। दिन भर लोग बात कर देते हैं, दिमाग रात को प्ले करता रहता है। बस वो लेट गया, लेकिन नींद देर तक नहीं आई।
इसके बाद कुछ दिन उसने रात को खिड़की तक जाने से बचना शुरू कर दिया, लेकिन आवाजें जैसे अब उसकी आदत बनती जा रही थीं। कुछ रातें शांत गुजरतीं तो कुछ रातों में हल्की हल्की सरसराहट, पानी की थाप, दूर से आती कराह, जैसे कोई गले में पानी भरे हुए बोलने की कोशिश कर रहा हो। सबसे अजीब बात यह थी कि ये आवाजें तब आतीं जब शहर थोड़ा थम जाता, ज्यादातर 2 और 3 के बीच, न उससे पहले न बाद में। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसने देखा कि पुल के पास काफी भीड़ लगी है। पुलिस की गाड़ियां, एक एम्बुलेंस, मोबाइल से वीडियो बनाते लोग। जिज्ञासा से वो थोड़ा करीब चला गया। किसी ने कह दिया था, फिर कोई मिला है नदी में से? राघव ने भीड़ के बीच से झांक कर देखा। किनारे पर काले गीले कीचड़ से सना एक शरीर पड़ा था, जिस पर प्लास्टिक का टार्प डाल रखा था। टार्प के नीचे से एक पैर बाहर की ओर निकला था, जिस पर आधी पैंट चिपकी हुई थी। पैर के उंगलियों के बीच काले काई जैसे कुछ फंसे थे। एक पल के लिए उसे लगा जैसे ये पैर हल्का सा हिल गया हो। उसने दोबारा ध्यान से देखा, नहीं, वो शायद हवा की वजह से टार्प हिली होगी। लेकिन उस क्षण उसके दिमाग में आधी रात की आवाजें और ये गीला भारी पैर एक साथ जुड़ गए। छप, खुर्र, छप। अगले ही दिन उसने स्नेहा से यह बात बताई। कैंटीन के कोने वाली मेज पर बैठकर उसने धीरे धीरे सारी बात बताई। आवाज, नदी, रात, पुल, लाश, सब। स्नेहा ने बड़ी देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, तुम्हें पता है, यहां के बच्चे खेल खेल में एक शब्द इस्तेमाल करते थे, पानी याद रखता है। हमें यह किसी गेम जैसा लगता था, पर जब हम थोड़ा बड़े हुए तो समझ आया कि यह बात ऐसे ही नहीं आई। क्या मतलब? राघव ने पूछा। हिंदन के बारे में पुराने लोग कहते हैं कि यहां का पानी साफ नहीं था कभी भी, सिर्फ गंदगी या फैक्ट्रियों की वजह से नहीं। बहुत पहले, जब यह इलाका इतना आबाद नहीं था, तब भी यह नदी कुछ अलग थी। वो कहते हैं यहां जो भी मरता है, डूबता है, फेंका जाता है। नदी उसे निगलती नहीं, उसे पकड़ कर रखती है। उसकी आखिरी सांस, आखिरी डर, आखिरी चीख, सब पानी के अंदर फंसा रहता है। और कुछ रातों में जब हवा का दबाव बदलता है या जब आसपास का शोर कम होता है, तो उन चीखों की पतली परत पानी की सतह से ऊपर निकल आती है। मतलब ये आवाजें? राघव ने अनजाने में गर्दन सहलाते हुए पूछा। कुछ भी हो सकता है, स्नेहा ने आंखें नीची करके कहा। कभी कभी सिर्फ गंध बदलती है, कभी कभी लोग कहते हैं कि उन्हें किसी ने नाम लेकर बुलाया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं उन्होंने पानी में अपने ही चेहरे को देखा, वो चेहरा जो अभी मरा नहीं था, लेकिन पानी के अंदर मर चुका था। राघव हंसने वाला था, पर हंस नहीं पाया। उसे लगा यह सब सिर्फ कहानी नहीं है। वो महसूस कर रहा था कि स्नेहा खुद डरी हुई है, लेकिन फिर भी ये बात बता रही है क्योंकि शायद उसे लगा अब ये सब छुपाने से कोई फायदा नहीं। और तुम? उसने पूछा। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? स्नेहा ने बहुत धीरे, लगभग फुसफुसाकर कहा। मैंने जवाब दे दिया था। एक बार राघव की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। किस बात का जवाब? जब उसने मेरा नाम लिया था। उसने देखा स्नेहा की उंगलियां मेज के किनारे को बहुत कसकर पकड़ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। कब? राघव के मुंह से निकला। बहुत पहले, मैं तब शायद 10-11 साल की रही होंगी। रात को नींद खुल गई थी, तकरार चल रही थी घर में उस समय, पापा मम्मी की शायद। मैं गुस्से में बालकनी में आकर खड़ी हो गई थी। दूर नदी दिख रही थी। मैं बस यूं ही देखती रही, बिना किसी चीज के बारे में सोचते हुए। फिर मैंने सुना कहीं बहुत दूर से किसी ने मेरा नाम पुकारा, स्नेहा। पहले मुझे लगा पापा ने बुलाया होगा, लेकिन आवाज का टोन अलग था, बहुत धीमा, जैसे किसी ने घूंट भर पानी गले में दबाकर कुछ कहा हो। मैंने वापस नहीं मुड़कर देखा, सामने ही देखती रही। आवाज दोबारा आई, थोड़ी साफ, नेहा। यह आवाज नदी की तरफ से आ रही थी।
इतनी दूरी से कोई नाम कैसे ले सकता था? मुझे डर भी लगा और गुस्सा भी। मैंने बालकनी से झुककर अंधेरे की तरफ देखा और जरा तेज आवाज में कहा, कौन? वो कुछ देर चुप रही। फिर क्या हुआ? राघव ने धीरे से पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद से मैं जहां भी रहती हूं, चाहे यहां, चाहे हॉस्टल, चाहे रिश्तेदारों के यहां, कुछ रातें ऐसी होती हैं जब मुझे लगता है कि मैं पानी के नीचे हूं। नींद में अचानक आंख खुल जाती है और कुछ सेकंड तक सांस नहीं आती, जैसे पानी नाक और मुंह में भर रहा हो। और मुझे कहीं से वही आवाज सुनाई देती है, बहुत पास से, नेहा उतर आओ नीचे। मैं हर बार करवट बदलकर यह सब नजरअंदाज करने की कोशिश करती हूं, लेकिन कभी कभी जब आसपास बहुत शांति होती है तो लगता है यह सब सिर्फ सपना नहीं है। कहीं ना कहीं मैं पहले ही उतर चुकी हूं, बस शरीर अब भी यहां अटका हुआ है। राघव के लिए यह सब मजाक नहीं रहा था। यह बात उसके अंदर गहराई तक उतर गई। उस रात उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो खिड़की तक नहीं जाएगा। उसने सोचा जल्दी सो जाएगा, लेकिन दिमाग में आवाज का विचार आता ही रहा, जवाब मत देना। मैंने दे दिया था। पानी याद रखता है, पानी के अंदर मर चुका था। घड़ी ने जब लगभग 2 बजाए तो उसके कमरे के वातावरण में वही पुरानी भारी खामोशी उतर आई, जैसे दीवारें थोड़ी थोड़ी भीग रही हों। फैन के नीचे लेटे लेटे भी उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ गाढ़ापन बढ़ गया है, जैसे किसी ने कमरे में बहुत महीन धुआं भर दिया हो। उसने आंखें कसकर बंद रखीं, लेकिन जब किसी चीज से बचने की इतनी कोशिश की जाती है तो दिमाग उसी की तरफ के और भागता है। उसे लगा बाहर कहीं बहुत दूर कोई चीज धीरे धीरे उठ रही है, जैसे नदी की सतह से कोई भारी कपड़ा हटा हो। और फिर लगभग 2:17 पर उसे वो आवाज फिर सुनाई दी, छपाक छप, खुर्र छप। अब की बार आवाज थोड़ी ज्यादा साफ थी और उसमें एक और परत थी, जैसे किसी के सीने में बंद हवा धीरे धीरे निकल रही हो। वो करवट बदलकर पीठ खिड़की की तरफ करके लेटा रहा, लेकिन आवाज उसके कानों में अंदर तक घुस रही थी। उसमें अब हल्की हल्की कराह भी मिल गई थी, जैसे कोई थका हुआ बूढ़ा सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस ले रहा हो। ये असली नहीं, ये सब मेरे दिमाग का खेल है, उसने खुद से कहा। फिर अचानक आवाज बदल गई। पानी के छपाछप के बीच बहुत धीमी, घिसटती हुई और भीगी हुई एक आवाज आई, राघव। उसका दिल एकदम से रुक सा गया। आवाज ने फिर कोशिश की, राघव आ। उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए, गला सूखने लगा। उसे लगा ये नाम बिल्कुल वैसे ही लिया गया जैसे कोई बहुत दूर से, बहुत ज्यादा दबाव में बोल रहा हो, जैसे मुंह काई से भरा हो या गले में पानी जमा हो, फिर भी वो बोलने की कोशिश कर रहा हो। अब जो आवाजें थीं वो न सिर्फ पानी की थीं, बल्कि उनमें कोई ऊपर आना चाहता था या किसी को नीचे बुलाना चाहता था। राघव इधर। उसने कंबल आंखों तक खींच लिया, लेकिन दुनिया को ढक लेने से आवाज बंद नहीं हो जाती। अब उसके कानों में सिर्फ 2 चीजें थीं, उसका खुद का धड़कता हुआ दिल और नदी की तरफ से आती नमी भरी फुसफुसाहट। कुछ सेकंड या शायद कुछ मिनट बाद कमरे में पिन ड्रॉप सन्नाटा छा गया। आवाज बिल्कुल बंद, जैसे किसी ने किसी की जान दोबारा पानी के अंदर धक्का दे दी हो। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो थका हुआ, टूट सा महसूस कर रहा था, जैसे उसने रात भर कोई भारी काम किया हो। ऑफिस में ध्यान नहीं लगा। स्नेहा ने पूछा भी, तुम ठीक तो हो? चेहरा बहुत घटिया लग रहा है तुम्हारा। उसने हंसकर टालने की कोशिश की, बस नींद पूरी नहीं हुई। तुमने रात को कोई आवाज सुनी थी? स्नेहा ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुमने सुन ली है ना? वो चौंक गया।
तुम्हें कैसे पता? तेरे चेहरे पर पानी चढ़ा हुआ लग रहा है। आंखों के नीचे जो भारीपन होता है ना, वो उसी का है। क्या कहा उसने? राघव ने कुछ क्षण झिझक कर कहा, मेरा नाम 3 बार लिया और तुमने जवाब नहीं दिया। स्नेहा की आवाज में बेचैनी घुल गई। नहीं, बस कंबल सिर पर डाल के पड़ा रहा। कुछ देर बाद आवाज चली गई। स्नेहा ने एक धीमा सा सांस छोड़ा, जैसे उसे थोड़ी राहत मिली हो। अच्छा किया। ध्यान रखना, कभी भी आवाज का जवाब मत देना। अगर एक बार तुमने कौन कह दिया या क्या कह दिया या बस हूं भी कर दिया, तो ये मान लेना कि तुम्हारी और नदी की बातचीत शुरू हो गई, और नदी बातचीत को अधूरा नहीं छोड़ती। राघव के भीतर कहीं गहराई में एक ठंडा डर स्थिर हो गया। अगले कुछ दिन उसने पूरी कोशिश की कि वो अपने दिमाग से ये सब बाहर फेंक दे। दोस्तों के साथ बाहर जाना, देर तक ऑफिस में रुकना, घर लौटकर तुरंत सो जाना। वो सुबह जल्दी उठने लगा ताकि रात देर तक जागना ही ना पड़े। लेकिन डर सिर्फ रात का नहीं होता, वो दिन की दरारों में भी रिसने लगता है। एक दिन रविवार को उसे अचानक मन हुआ कि वो नदी के किनारे तक जाकर देखे। दिन का समय था, सूरज ऊपर था, लोगों की आवाजाही थी। तो उसे लगा, डरने जैसी क्या बात है, दिन में सब कुछ नॉर्मल होता है। वो धीरे धीरे चलते हुए पुल की तरफ बढ़ा। सड़क के किनारे रेहड़ियां, फल वाले, चाट वाले, चाय सिगरेट की दुकानें लगी थीं। पुल के नीचे की तरफ जाते हुए रास्ते में कुछ आवारा कुत्ते लेटे हुए थे। कुछ बच्चे साइकिल चला रहे थे। पुल के किनारे खड़े होकर जब उसने नीचे झांक कर देखा, तो उसे महसूस हुआ कि दूरी से जो काली पट्टी दिखती है, पास से वो और भी अधिक घनी, गाढ़ी और अनजान लगती है। पानी लगभग ठहरा हुआ था। हल्की हल्की परतें ऊपर तैर रही थीं। कचरा, प्लास्टिक, सड़ी हुई घास, कुछ ऐसे आकार जो पहचान में नहीं आ रहे थे। गंध इतनी तीखी थी कि उसे एक पल के लिए लगा उल्टी हो जाएगी। फिर भी उसके भीतर कोई अदृश्य जिद उसे रोक रही थी। तू जानना चाहता था ना? देख, ये है वो नदी जो तेरा नाम जानती है। उसने रेलिंग पकड़कर थोड़ा और नीचे झुककर देखा। पानी में कहीं कहीं हल्का लहर जैसा उठता, जैसे किसी ने अंदर से उंगली घुमाकर सतह पर गोला बना दिया हो। एक काला बड़ा सा प्लास्टिक का थैला धीरे धीरे उसकी तरफ बहते हुए आया, फिर कहीं किनारे की झाड़ियों में फंस गया। उसके पीछे कुछ सफेद सफेद टुकड़े तैरते हुए दिखे। पहले उसे लगा शायद थर्माकोल होगा, लेकिन उनमें से एक टुकड़ा पानी के ऊपर थोड़ा ज्यादा देर तक रुका। उसमें 5 पतली उंगलियां थीं। वो तुरंत पीछे हट गया। दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए पुल से दूर हो गया। रास्ते में उसे नजर के कोने से महसूस हुआ कि पुल के नीचे छांव वाले हिस्से में कोई खड़ा है, किसी इंसान जैसा, लेकिन बहुत स्थिर, अस्वाभाविक रूप से स्थिर। उसने 1 सेकंड के लिए नजर घुमाई तो देखा वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सीलन लगी दीवार और झाड़ियों की परछाई। फिर भी उसे लगा कि नदी ने उसे पहचान लिया है पूरी तरह। अब वो सिर्फ ऊपर से देखकर जाने वालों में से नहीं रहा था। उस रात उसने तय किया कि वो खिड़की पर बिल्कुल नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अलार्म लगाकर जल्दी सोने की कोशिश की, लेकिन शरीर के आराम और दिमाग के डर के बीच हमेशा युद्ध चलता है, और अक्सर जीत डर की होती है। करीब 2 बजे के आसपास उसे फिर वही भारीपन महसूस हुआ। कमरे की हवा एकदम गाढ़ी हो गई, जैसे किसी ने उसमें अदृश्य पानी घोल दिया हो। सांस लेते हुए भी उसे थोड़ा गीलापन महसूस हो रहा था। आंखें बंद रखते हुए ही उसे पता था अब आवाज आएगी। वो उस क्षण के इंतजार में जकड़ा हुआ था, जैसे कोई कैदी फांसी से पहले रस्सी के कसे जाने का इंतजार करता है। फिर बहुत धीमे, बहुत दूर से वही आवाज, छप, छपाक, खुर्र, छप। उसने तकिए को कानों पर कसकर रख लिया।
दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा आवाज फर्श के बाहर भी सुनाई दे रही होगी। आवाज करीब आती गई, छप, छर्र, खुर्र, और फिर उसके कान के बहुत पास से, जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा होकर कान में फुसफुसा रहा हो। भीगी घुटी हुई आवाज आई, रा खव। उसने सांस रोक ली। शरीर पत्थर की तरह हो गया। आवाज ने दोबारा कहा, इस बार थोड़ा स्पष्ट रहा, खव, देख। उसने आंखें नहीं खोली। उसके मन में बस एक ही वाक्य घूम रहा था, जवाब मत देना, जवाब मत देना। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा, फिर अचानक खिड़की के शीशे पर कुछ भारी चीज के टकराने की आवाज। ठक ठक ठक, जैसे कोई बाहर से गीले हाथों से खिड़की को धीरे धीरे थपथपा रहा हो। हर थक के साथ कमरे की नमी और बढ़ती जा रही थी। रा खव, देख। उसने चाहा कि वो चीख पड़े, दौड़कर कमरे से बाहर निकल जाए, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य वजन के नीचे दबा हुआ था। केवल उसका दिमाग भाग रहा था, घूम रहा था, बचने की जगह ढूंढ रहा था, पर बाहर निकल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद थक थक ठक की आवाज रुक गई। फिर बिल्कुल पास से, उसके ठीक पीछे, बिस्तर के सिरहाने की तरफ से किसी ने बहुत ही धीमे, बहुत ही लंबा सांस छोड़ते हुए कहा, क्यों नहीं? देखते। उसके कान के लोब पर ठंडी गीली हवा लगी। उसको लगा जैसे किसी की भीगी सांस उसके त्वचा से सट रही है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। फिर अचानक सब कुछ शांत। कोई आवाज नहीं, खिड़की पर कोई थक नहीं, कमरे में सिर्फ फैन की लगातार घूमती हुई ध्वनि। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि शायद वो चीज जा चुकी है, उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। कमरा लगभग वैसा ही था जैसा हमेशा होता था। दीवार पर घड़ी 2:39 दिखा रही थी। खिड़की बंद थी, लेकिन उसके शीशों पर अंदर की तरफ से छोटे छोटे पानी के कतरे जमे हुए थे, जैसे किसी ने बहुत गीले ठंडे हाथ उन पर रखे हों और फिर धीरे धीरे हटा लिए हों। उसने कांपते हाथों से उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। फर्श जगह जगह हल्का गीला था, उसके बिस्तर के पास, खिड़की के नीचे, और सबसे अजीब बात, उसके बिस्तर के ठीक किनारे पर, जहां किसी के पैरों की जगह होती है, वहां 2 धुंधले, आधे अधूरे पानी से बने निशान थे, जैसे किसी ने गीले पांव वहां रखे हों। वो निशान धीरे धीरे सूख रहे थे, लेकिन छोड़कर जा रहे थे बारीक सी गंदी रेखा, जिसमें काली मिट्टी और हरी काई के छोटे छोटे टुकड़े फंसे थे। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो सिर्फ इतना कर पाया कि बाहर निकलकर सीधा मकान मालिक के दरवाजे पर जाकर घंटी बजा दे। मकान मालिक ने नींद भरी आंखों से दरवाजा खोला। क्या हुआ बेटा, आग लग गई क्या? राघव ने कुछ देर तक कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन गला बंद हो गया। वो सिर्फ इतना कह पाया, अंदर कोई, पानी, फर्श, नदी। मकान मालिक ने उसे पकड़कर अंदर बिठाया, पानी दिया। धीरे धीरे जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उसने सारी बात बताई, आवाज, खिड़की, पानी के निशान, सब। मकान मालिक बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, इस घर में पहले भी 2 किराएदार रहे हैं तुम्हारे कमरे में, एक लड़का, एक फैमिली। दोनों ज्यादा दिन नहीं टिक पाए, कुछ महीनों बाद ही चले गए। कारण पता है क्या था? राघव ने घबराई हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। उन्हें भी रातों में नदी बुलाती थी। पहले तो उन्हें लगेगा कि सपना है, लेकिन जब पानी कमरे में दिखने लगा तब उन्होंने डर कर घर बदल दिया। मैं किसी को यह खुल के नहीं बताता, कौन घर लेगा फिर, पर अब लग रहा है तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। पर तुम अकेले नहीं हो इस इलाके में। पुल के इस पार जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें हैं, उनमें से कई लोगों ने यह बात कही है।
कुछ को सिर्फ आवाजें आती हैं, कुछ को पानी की बूंदें और कुछ को अपने ही नाम। कहते हैं नदी जो भी निगलती है उसे भूला नहीं पाती, जिनको वो छू लेती है उन्हें छोड़ती भी नहीं। राघव ने डर और गुस्से के बीच अटका हुआ एक सवाल पूछा, पर मुझे क्यों? मैंने तो नदी के पास कुछ किया भी नहीं, बस पुल से देखा। मकान मालिक ने भारी आवाज में कहा, कभी कभी नदी खुद चुनती है। जो उससे डरते हैं लेकिन उसे देखने जाते हैं, जो उसकी बदबू के बावजूद उसके पास खड़े रहते हैं, वो सब उसे याद रह जाते हैं। और कभी कभी कुछ पुराने हिसाब होते हैं। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे शहर ने, तुम्हारे लोगों ने इस नदी के साथ क्या किया है। जो सालों से इसमें कचरा, लाशें, फैक्ट्रियों का जहर डालते आए हैं, वो सब पानी में जमा पड़ा है। जिनकी जान गई, जो बिना नाम के डूब गए, उनकी नफरत भी वही है। हर नई पीढ़ी में से वो कुछ लोगों को चुनती है, बस ये याद दिलाने के लिए कि वो अभी भी जिंदा है, या कह लो आधा जिंदा आधा मरा हुआ। राघव के अंदर एक अजीब सा अपराध बोध उठने लगा, जबकि उसने खुद कभी नदी को छुआ तक नहीं था। तो अब मैं क्या करूं? उसने कांपती आवाज में पूछा। मकान मालिक थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, सबसे पहला काम, रात 2 बजे के बाद अकेले मत रहो कमरे में, जितना हो सके, और किसी भी हालत में आवाज का जवाब मत देना। अगर वो नाम लेती है, बुलाती है, खिड़की पर थाप देती है, तू सुना ही नहीं मान। कुछ लोग कहते हैं अगर तुम हर बार उसे नजरअंदाज करते रहो तो कुछ महीनों में वो किसी और को तलाशने चली जाती है। पानी को भी नई आवाजें चाहिए होती हैं, पुरानी अगर चुप हो जाएं तो। और हां, कभी भी नदी के किनारे रात में मत जाना, दिन में भी कोशिश करके झांकने मत जाना। राघव ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके अंदर कहीं एक सवाल गूंजने लगा। क्या नदी इतनी आसानी से छोड़ देगी, या बस मुझे यह विश्वास दिलाएगी कि उसने छोड़ दिया है और इंतजार करेगी कि मैं एक बार कौन कह दूं? उसके बाद के दिनों में चीजें और भी सूक्ष्म हो गईं। अब हमेशा आवाजें नहीं आती थीं, लेकिन कुछ संकेत बहुत स्पष्ट थे। कभी अचानक बाथरूम की टोंटी के नीचे फर्श गीला मिलना, जबकि टोंटी बिल्कुल बंद हो। कभी रात को सोते सोते कान में हल्की सी लहर की आवाज, जैसे किसी छोटे तालाब में कंकड़ गिरा हो। कभी ऑफिस से लौटते हुए पुल के पास खड़े होकर उसे ऐसा महसूस होना कि नदी की सतह से ठीक नीचे कोई उसका चेहरा देख रहा है, ऊपर आने का इंतजार करता हुआ। एक शाम जब वो ऑफिस से लौट रहा था तो दूर से नदी की तरफ देखने की आदत में उसने सिर्फ हल्की सी नजर घुमाई। सूरज डूबने ही वाला था। पानी पर नारंगी और काले रंग की मिलीजुली परतें बन रही थीं। उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे पानी की सतह पर एक चेहरा झलक कर गायब हो गया, उसका अपना चेहरा, लेकिन आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के। मुंह थोड़ा खुला हुआ, जैसे पानी अंदर बाहर जा रहा हो। उसने झटका खाकर नजर हटा ली, लेकिन अब वो जान गया था कि जो भी वहां है वो सिर्फ आवाज नहीं, सिर्फ ऐसा किस्सा नहीं, वो एक धैर्यवान इंतजार है। रात को जब घड़ी ने फिर 2 बजने के बाद का समय पार किया तो कमरे की हवा हमेशा की तरह भारी हो गई। नमी ने दीवारों को छुआ। छत के कोनों में छोटी छोटी बूंदें उभर आईं, जो देखते देखते बड़ी होकर फर्श पर गिरने लगीं। राघव बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें खुली थीं, लेकिन वो घड़ी की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे पता था समय क्या है, महत्व सिर्फ इतना था कि आवाज आने वाली है या नहीं। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। इतनी शांति थी कि उसे अपने दिल की हर धड़कन अलग अलग सुनाई दे रही थी। फिर बहुत दूर से, जैसे किसी सुरंग के भीतर से, उस तक एक टूटी फूटी फुसफुसाहट पहुंची। राघव, पानी याद रखता है। इसके साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बिस्तर हल्का सा धंसने लगा हो। नीचे से नमी उठने लगी, चादर से होते हुए उसकी पीठ तक पहुंच गई। ये नमी सिर्फ ठंडी नहीं थी, भारी भी थी, जैसे किसी ने उस पर गीला कंबल रख दिया हो।
वो जानता था उसे कुछ नहीं कहना है, लेकिन डर कभी कभी तुम्हारे मुख से शब्द छीन नहीं लेता, बल्कि उन्हें बाहर फुला देता है। उसके होंठ बमुश्किल हिले, लेकिन उस हल्की सी हरकत से भी उसके गले से एक बहुत ही धीमा, लगभग न के बराबर हूं निकल गया। बस इतना। उसने महसूस किया कि कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने खिड़की खोलकर बाहर की रात को अंदर खींच लिया हो। फिर उसके दाएं कान के बहुत पास से, पानी में दबा हुआ पर अब ज्यादा साफ, एक स्वर आया। सुना मैंने। उसके आसपास की हर चीज जैसे थम गई। घड़ी की टिक टिक बंद, फैन की आवाज गायब, बाहर की गाड़ियों का शोर गायब, सब कुछ एकदम स्थिर। अब सिर्फ दो चीजें थीं, उसकी तेज धड़कन और एक अदृश्य गीली मुस्कान जो हवा में फैल रही थी। अब बात करेंगे, धीरे धीरे। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन उसे पता था मसला अब सिर्फ उस रात का नहीं है। शायद बहुत दूर, हिंदन की गहराई में, काले गाढ़े पानी के भीतर, उसकी आवाज का वो छोटा सा हूं अब हमेशा के लिए कैद हो चुका था। बाकी उन सारे नामों, चीखों और आखिरी सांसों के साथ जो पानी ने सालों से जमा कर रखी थीं। और पानी कभी नहीं भूलता। उसे सिर्फ सही समय का इंतजार रहता है, जब रात और शहर की आवाजें थम जाएं और किसी कमरे के अंधेरे में कोई अकेला इंसान अपने ही डर से हारकर अनजाने में एक छोटा सा जवाब दे दे। उस रात हिंदन नदी थोड़ा और भारी हो गई, शायद किसी नए किस्से के जन्म से या किसी पुराने हिसाब के खुलने से। और शहर हमेशा की तरह अगली सुबह ऐसे जागा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात के बाद राघव का अंदरूनी संतुलन टूट चुका था। दिन में वह सामान्य दिखने की कोशिश करता, ऑफिस जाता, लोगों से बात करता, हंसने की कोशिश भी करता, लेकिन अब हर आवाज, हर हलचल उसे सतर्क कर देती। पानी की टंकी भरने की आवाज, किसी बोतल में हिलते पानी का कंपन, नल से गिरती एक बूंद, हर चीज उसे उसी रात की याद दिलाती जब उसने अनजाने में जवाब दे दिया था। अब आवाजें रोज नहीं आती थीं, लेकिन जब भी आती वे न पहले जैसी दूर की थीं, न धुंधली। अब वे उसकी खिड़की पर नहीं रुकती थीं, उन्हें रास्ता मिल चुका था। अब वह खिड़की के बाहर नहीं, कमरे के भीतर चलती हुई आवाजें सुनता। पहले पहले ये बस पानी की बूंदों की तरह कमरे में कहीं टपकती हुई लगती, टप टप टप, पर धीरे धीरे उनमें बदलाव आया, जैसे कोई गीला पैर जमीन पर रखता है। एक रात जब वह करवट लेकर सो रहा था, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पीछे ठंडी उंगलियां रख दी हों। पहले तो उसे लगा यह सपना है, लेकिन उंगलियों का स्पर्श धीरे धीरे उसके कंधे तक उतर आया, इतना ठंडा, इतना गीला कि उसके चेहरे पर कंपी दौड़ गई। तभी उसके पीछे से धीमे से आवाज आई, अब तुम मेरी आवाज सुनते हो? उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया, सांस रुक गई। वह चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन आवाज के साथ एक अजीब सी ताकत थी, जैसे कोई उसे बांध कर रख रहा हो। आवाज फिर बोली, तुमने बुलाया था उस रात। राघव के होंठ कांपे, पर कोई आवाज नहीं निकली। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन कमरा और ठंडा हो रहा था। अब मैं अकेला नहीं हूं, आवाज ने कहा। अंधेरे में हल्की सरसराहट हुई। नदी में कई हैं, लेकिन कुछ बाहर आना चाहते हैं। कोई रास्ता चाहिए, कोई आवाज, कोई नाम। कमरे का अंधेरा अब स्थिर नहीं था, जैसे दीवारें सांस ले रही हों, जैसे हवा पानी में बदल रही हो। राघव अचानक बोल उठा, बहुत धीमे दबे हुए स्वर में, तुम क्या चाहती हो?
जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले उसे एहसास हुआ उसने फिर गलती कर दी, फिर जवाब दे दिया। उस आवाज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इस बार वह थोड़ी तेज थी, उत्साहित, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के नजदीक पहुंचे। यही तो मैं चाहती थी। तुम बात करो, तुम सुनो, राघव ने कांपते हुए पूछा। तुम कौन हो? कमरे में कुछ हिला, जैसे पानी की सतह पर कोई चेहरा बनकर उभरा हो। एक बहुत धीमी टूटी हुई हंसी आई, जिसमें दर्द भी था और पागलपन भी। मैं वो हूं जिसे नदी ने थामा था। हवा में नमी और भारी हो गई। राघव को महसूस हुआ जैसे कोई उससे कुछ कदम दूर खड़ा है। मैं जिंदा थी, मुझे धक्का दिया गया था। लोगों ने कहा मैं भाग गई, लेकिन मैंने कभी भागा नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, गुस्से, घुटन और भय से भरी। मैं चिल्लाती रही, लेकिन शहर सोया रहा। पुल के ऊपर लोग चलते रहे, किसी ने मदद नहीं की। एक पल चुप्पी, फिर बहुत धीरे, पानी मुझे चुप नहीं कर पाया। और अब मैं किसी और की आवाज बनना चाहती हूं। राघव अब बमुश्किल बोल पा रहा था। मुझसे क्या चाहती हो? बहुत सरल, आवाज फुसफुसाई। तुम नदी के पास आओ, अकेले, रात में। कोई आवाज न करना, बस किनारे पर खड़े होना। उसने महसूस किया किसी का गीला हाथ उसके कंधे पर रखा गया है। और जब पानी तुम्हारा नाम ले तो इस बार जवाब देना। राघव ने तुरंत सिर झटकते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती। अचानक उसकी गर्दन के पीछे की नसों में ऐसा लगा जैसे सैकड़ों बर्फ की कीलें चुभ गई हों। उसके कान के बिल्कुल पास से आवाज आई, तुमने पहले ही कर दिया है। कमरे की हवा घूमने लगी, जैसे वह पानी की धारा बन रही हो। दीवारों पर नमी अब बूंदों में नहीं, बहती हुई धारों में बदल चुकी थी। बिस्तर के नीचे से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई गीले कपड़ों में रेंग रहा हो। छप छप छप। राघव उठकर भागना चाहता था, पर उसके पैर हिल नहीं रहे थे। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। धीरे धीरे एक भीगा हुआ, आधा दिखाई देता आकृति बिस्तर के सिरे पर दिखाई देने लगी। बाल पानी में लिपटे हुए, चेहरा अधूरा, आंखें खोखली, लेकिन उनमें ऐसा खालीपन था जिसमें कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ अंधी प्रतीक्षा थी। उस आकृति ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। होंठ हिले। नदी कभी बुलाती नहीं, नदी बस इंतजार करती है। उसके होंठों से पानी टपकता रहा, जैसे वह अभी भी डूबी हो, सांस ले रही हो, पर जिंदा नहीं। अब तुम्हें आना पड़ेगा। अगले ही पल वह आकृति हवा में धुंधली हो गई, जैसे किसी ने उसे फिर पानी में डुबो दिया हो। कमरे में सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, क्योंकि पानी ने तुम्हारा नाम सीख लिया है और याद रखा है। उस रात के बाद राघव कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह कहीं भी हो, सड़क पर, ऑफिस में, भीड़ में, कभी कभी उसे एक आवाज सुनाई देती, बहुत धीमी, बहुत नम। राघव। और हर बार उसके आसपास हवा थोड़ी ठंडी हो जाती, जैसे नदी उसके और करीब आ रही हो। और एक दिन जब रात शांत थी, शहर सो रहा था, हवा स्थिर थी पुल के पास, हिंदन नदी की सतह पर किसी ने बहुत धीमे से कहा, मैं यहां हूं। और किसी ने जवाब दिया, हूं। उसके बाद पानी में हल्की लहर उठी और शहर हमेशा की तरह अगली सुबह ऐसे जागा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन नदी मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे राघव की जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई थी। एक वो जो दुनिया को दिखती थी, और एक वो जो रात के सन्नाटे में हिंदन नदी के साथ जी रही थी। दिन में वह सड़क पार करने, चाय लेने, लोगों से बात करने वाला एक आम इंसान था, लेकिन रात होने के बाद
उसकी दुनिया में पानी की गंध, फुसफुसाहट और अदृश्य कदमों की आवाजें भर जातीं। अब उसका डर सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं था, अब उसे चीजें दिखाई देने लगी थीं। पहले सिर्फ कमरे की दीवार पर नमी की लकीरें बनती थीं, फिर उन लकीरों में आकृतियां बनने लगीं। कभी किसी का चेहरा, कभी किसी की उंगलियां, कभी दो बड़ी खाली आंखें जो उसे घूरती रहती। वो अक्सर रात में बाथरूम का नल खुला पाता। ऐसा नहीं कि पानी बह रहा होता, नहीं, बस नल के आसपास गीली उंगलियों के निशान होते, जैसे कोई उसे छू कर गया हो। एक सुबह उसने आईने पर लिखा पाया, आज रात मत सोना। उसने जल्दी से पानी फेंक कर मिटा दिया, लेकिन भीतर तक हिल गया था। वो अब तय कर चुका था, उसे यह समझना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। नदी ने उसे क्यों चुना? क्या सच में उसका कोई रिश्ता था उस पानी से? उसने इंटरनेट पर खोजा, हिंदन नदी के हादसे, रहस्य, मौतें, पुरानी कहानियां। उसे एक पुरानी लोक कथा मिली, शायद 70 साल पुरानी। उसमें लिखा था कि कभी इस नदी के किनारे एक स्त्री पाई गई थी, चोट लगी हुई, बेहोश, पहचान किसी को नहीं। गांव वालों ने कहा वो भागकर यहां आई थी, लेकिन जिंदा नहीं बच पाई। उसकी लाश पानी में बहा दी गई थी, क्योंकि उस समय पहचान के बिना किसी शव को जलाना पाप माना जाता था। लेकिन कथा का अंत अजीब था। लोगों ने कहा वह मरकर भी गायब नहीं हुई। पानी ने उसे शरीर नहीं दिया, लेकिन आवाज और क्रोध दे दिया। राघव ने पढ़ते पढ़ते स्क्रीन बंद कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो मानना नहीं चाहता था, पर सब कुछ उस दिशा में धकेल रहा था। उस रात जब घड़ी ने 2 बजे बजाए, तो कमरे की हवा पहले से ज्यादा भारी थी। इतना कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे हवा में पानी मिल गया हो। अचानक खिड़की के शीशे पर किसी ने धीरे धीरे नाखून चलाया। कर्च कर्च। राघव जम गया। आवाज रुक गई, फिर वही फुसफुसाहट। राघव। वह पसीने में डूब गया। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को दबा रहा हो। आवाज ने फिर कहा, तैयार हो? राघव की सांस अटक गई। उसने डर में फुसफुसाया, क्यों मैंने क्या किया है? इस बार जवाब देर से आया, लेकिन साफ था। तुम याद हो, तुम वही हो जिसने मुझे आखिरी बार देखा था। राघव सन्न रह गया। मैंने? कब? अंधेरे में सरसराहट हुई। कमरा और ठंडा हो गया। सालों पहले, जब तुम बच्चे थे। तुम्हें याद नहीं, पर मुझे है। राघव के दिमाग में धुंधले चित्र आने लगे। उसे वेगली याद आया कि वो बचपन में एक नदी के पास खो गया था, रो रहा था। एक औरत ने उसे गोद में उठाया था। उसका चेहरा पानी से भीगा था, बाल उलझे थे, लेकिन उसकी आंखें बेहद खाली थीं। वो धीरे धीरे याद करने लगा। उस औरत ने उससे पूछा था, तुम यहां अकेले क्यों हो? उसने रोते हुए कहा था, मुझे घर नहीं मिल रहा। उस औरत ने मुस्कुराया था और कहा था, डरो मत, मैं साथ हूं। फिर अंधेरा, फिर घर में लोग उसे ढूंढ रहे थे। फिर वो अचानक एक पेड़ के नीचे मिल गया था, लेकिन किसी को समझ नहीं आया वो वहां पहुंचा कैसे। अब सब समझ में आ रहा था। उसने डर में पूछा, तुम वही हो? आवाज अब बिल्कुल पास थी, जैसे उसके कान के भीतर से आ रही हो। हां, तुमने मुझे देखा था। तुमने मेरी आखिरी सांस सुनी थी, और मैंने तुम्हारी पहली डर भरी पुकार। अब कमरे में सिर्फ आवाज नहीं, एक आकृति दिखाई दे रही थी। वही चेहरा, वही भीगे बाल, लेकिन आंखें अब खाली नहीं थीं। अब उनमें एक फैसला था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ फर्श गीला होता जाता। छप छप छप।
राघव पीछे हटना चाहता था, लेकिन शरीर पथराया हुआ था। वो उसके सामने आकर रुक गई। अब तुम्हें लौटना है, वहां जहां मैंने इंतजार किया। मैं नहीं। उसकी आवाज टूट गई। उसने धीरे धीरे अपना गीला हाथ उसके गाल पर रखा। डरो मत, पानी बुरा नहीं, अकेलापन बुरा होता है। अचानक उसका हाथ उसकी गर्दन के पीछे गया, ठंडा, भारी और भीगा हुआ। कमरा पूरी तरह पानी से भरने जैसा महसूस हो रहा था। उसकी सांस बंद होने लगी। वह संघर्ष कर रहा था, लेकिन आवाज कह रही थी, बस एक कदम। नदी इंतजार कर रही है। उसका शरीर अब कमरे में नहीं था। वह महसूस कर रहा था कि वह कहीं और है, अंधेरे में, ठंडे पानी के भीतर। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। वह हिंदन नदी के किनारे खड़ा था। रात काली थी, पानी स्थिर था और सतह पर उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। धीमी हवा आई और नदी ने कहा, अब तुम भी याद बन चुके हो। फिर पानी ने उसे अपनी ओर खींच लिया, धीरे धीरे, बिना आवाज। शहर ने अगली सुबह फिर ऐसे ही जागा जैसे कुछ हुआ नहीं। लेकिन उस रात के बाद पुल से गुजरने वालों को कभी कभी बहुत धीमे सुनाई देता, छप छपाक, और एक नाम रहा, घव, जैसे पानी अब भी किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। उसके गायब होने के बाद 3 दिन तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। ऑफिस वाले सोचते रहे कि शायद उसने नौकरी छोड़ दी। मकान मालिक ने सोचा वो बिना बताए चला गया, और पुलिस ने इसे एक और केस समझकर फाइलों में गुम कर दिया। जैसे कई और लोग हिंदन के आसपास होते हैं, आते हैं और फिर चुपचाप कहीं घुल जाते हैं। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। तीसरे दिन शाम के लगभग 7:30 बजे बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। वातावरण में नमी ज्यादा थी। सड़क पर गाड़ी कम और हवा में अजीब सी चुप्पी थी, जैसे हवा भी सांस रोककर कुछ घटने का इंतजार कर रही हो। उसी समय पुल के पास तैनात सफाई कर्मचारी ने नदी किनारे कुछ अजीब देखा। किसी इंसान का साया जो पानी की सतह पर खड़ा था। हां, खड़ा, जैसे पानी जमीन हो। उसने घबराकर दूसरी बार देखा। अब वहां कोई नहीं था, लेकिन पानी में गोलाई में बनी तरंगें साफ दिख रही थीं, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा रहा हो। रात 2:13 पर उसी पुल के नीचे से एक हल्की आवाज सुनी गई। पहले तो कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि हिंदन के किनारे रात में आवाजें नई बात नहीं थीं। लेकिन इस आवाज में कुछ अलग था। इट साउंडेड लाइक समवन कॉलिंग, वेटिंग। बहुत धीमे, बहुत टूटे शब्दों में। कोई है? यह आवाज पहले हिचकी की तरह आई, फिर थोड़ी ज्यादा साफ। ठंड है, फिर और साफ। मैं यहां हूं। लोगों ने कहा कि शायद कोई नशे में नदी में गिर गया हो, लेकिन जब कुछ साहसी लोग टॉर्च लेकर नदी के किनारे गए तो उन्हें कोई इंसान नहीं मिला। सिर्फ पानी की सतह पर उभरता एक चेहरा, जो जैसे किसी और स्तर क्षण नीचे खिंच जाता। पर इतना काफी था अफवाहों के लिए। फिर एक रात ठीक 2:47 पर स्नेहा की नींद खुल गई। पहले तो लगा कि सपना देखा होगा, लेकिन उसकी खिड़की पर किसी ने बहुत धीरे, बहुत कोमलता से उंगलियां घुमाई, जैसे कोई पुराना परिचित ध्यान आकर्षित करना चाहता हो। कर्च कर्च। स्नेहा का दिल रुक सा गया। उसने अपनी सांस रोक ली। फिर खिड़की के बाहर से एक आवाज आई, नेहा। उसकी आंखें फैल गईं। वो आवाज पहचान में आई, भयानक रूप से जानी पहचानी। राघव की आवाज, लेकिन उसमें पानी की घुटन थी। हर अक्षर भीगा हुआ, भारी, जैसे गला पानी से भरा हो। दरवाजा खोलो। स्नेहा बिस्तर पर बैठी रह गई, डर में जमी।
आवाज फिर आई, थोड़ी ज्यादा दर्द और गुस्से में। तुमने कहा था जवाब मत देना। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए, उसकी सांसें तेज हो गईं, पर मैंने दे दिया। खिड़की हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। फिर अंदर से पानी की बूंदें गिरने लगीं। स्नेहा कांपते हुए बिस्तर से उतरी। उसने साहस करके खिड़की के पर्दे हटाए, बहुत धीरे, जैसे कोई बुरे सपने की डोरी खोल रही हो। खिड़की के बाहर कोई शरीर नहीं था, पर कांच पर उंगलियों के निशान थे, भीगे हुए, और उन्हीं निशानों से धीरे धीरे उभर रहा था एक चेहरा। वही चेहरा जिसे उसने ऑफिस में देखा था, जो कभी मुस्कुराता था, कभी शांत रहता था, लेकिन अब उसमें सिर्फ खालीपन था। आंखें सफेद, बिना पुतलियों के, बाल उलझे हुए, पानी से चिपके, मुंह हल्का सा खुला हुआ जिससे पानी टपक रहा था। राघव, लेकिन अब सिर्फ शरीर नहीं, वो अब पानी की आवाज था। उसका चेहरा कांच के बहुत करीब आया और उसने कहा, तुमने मुझे बताया था। आवाज का जवाब मत देना। स्नेहा कांप रही थी, लेकिन वह सुनती रही। पर तुमने मुझे बताया नहीं कि अगर आवाज मेरा नाम ले तो क्या करना चाहिए। स्नेहा के पैरों के पास फर्श गीला होने लगा। पानी धीरे धीरे उसके पैरों को छूने लगा। पहले ठंडा, फिर इतना ठंडा कि लगता था हड्डियां जम जाएंगी। राघव की परछाई अब और स्पष्ट हो रही थी। उसने धीरे से कहा, नदी मुझे लगा रही है और मुझे किसी और की जरूरत है, कोई जो मेरी जगह ले। स्नेहा की आंखों में खौफ फैल गया। वो धीरे से पीछे हटने लगी, लेकिन पानी उसका पीछा कर रहा था, धीरे धीरे, निश्चित रूप से, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ता तय कर लिया हो। राघव की आवाज अब और भारी, गहरी और बुरी थी। तुम भी सुनती थी ना आवाजें। खिड़की का शीशा टूटने लगा। टक टक टक, क्रैक, और फिर आवाज बदली। अब वह सिर्फ एक नहीं थी, कई आवाजें। पुरुष, स्त्री, बूढ़े, बच्चे, सब एक साथ बोल रहे थे, आओ, हमारा इंतजार मत करवाओ, पानी याद रखता है। शीशा टूट गया। कमरा एकदम ठंडे धुंधले पानी से भरने लगा। स्नेहा चिल्लाई, लेकिन आवाज पानी में डूब गई। राघव और वो सभी परछाइयां धीरे धीरे कमरे में उतर आईं, जैसे कोई पुराना हिसाब पूरा होने वाला हो। और जब सब शांत हो गया तो कमरे में सिर्फ पानी था और एक फुसफुसाहट। अब एक और हमारी बन गई है। सुबह फिर वही शहर, वही शोर, वही जिंदगी। लोग ऑफिस जाते रहे, बच्चे स्कूल, पर उस इमारत की खिड़की पर पानी की बूंदें अब भी थीं। और जब रात 2 बजे खामोशी उतरती, हिंदन नदी फिर फुसफुसाती, कौन अगला है, क्योंकि नदी कभी खाली नहीं रहने देती। और एक बार जब वह किसी नाम को याद कर ले तो वह नाम कभी उसके पानी से नहीं बचता। उस रात के बाद पूरे इलाके में माहौल बदल गया था। पहले लोग हिंदन नदी को बस एक गंदी, बहती हुई काली लकीर समझते थे, एक ऐसी जगह जहां कोई जाता नहीं, सिर्फ गुजरता है। लेकिन अब कुछ और होने लगा था। रातों में अचानक कुत्ते बिना वजह भौंकने लगते, गलियों में चलते हुए लोगों को लगता कोई पीछे चल रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है, कई घरों की दीवारों पर नमी के धब्बे अजीब आकार लेने लगे थे, जैसे पानी खुद किसी दिशा में बहने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव स्नेहा में देखा गया, या यूं कहें, जो पहले स्नेहा थी वो अब बिल्कुल नहीं रही थी। जिन दिनों वह काम पर आती, उसका चेहरा फीका, आंखें सूजी हुई और बेहद थकी हुई लगती, जैसे वो सोती ही ना हो। उसने बात करना कम कर दिया था। कभी कभी वह बैठी बैठी अचानक सिहर जाती, मानो उसके कान में कोई आवाज फुसफुसाई हो। एक दिन ऑफिस में उसकी दोस्त मीरा ने पूछा,
तू ठीक है ना? बहुत अजीब लग रही है। रात को सोती भी है या नहीं? स्नेहा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज बिल्कुल खाली और धीमी थी। सोने दूंगी तो सोऊंगी। मीरा हक्की बक्की रह गई। कौन? स्नेहा की आंखों में एक हल्की सी लहर आई। डर, गुस्सा या शायद याददाश्त, कह पाना मुश्किल था। वह बोली, वो पानी, वो आवाज कभी शांत नहीं होती। जब भी मैं सोने की कोशिश करती हूं, मुझे लगता है जैसे मैं बिस्तर पर नहीं, नदी के बीच खड़ी हूं। और फिर उसकी आवाज टूट गई। उसने हाथ उठाया अपनी गर्दन के पीछे। वहां त्वचा काली, नीली और लाल रंग के मिले जुले निशानों से भरी थी, मानो किसी ने पानी में उसकी गर्दन दबोचकर पकड़े रखा हो। मीरा डर गई। ये कैसे हुआ? तूने बताया क्यों नहीं? स्नेहा ने सिर्फ मुस्कुरा दिया, ऐसी मुस्कान जिसमें कोई इंसानियत नहीं थी। बताने से क्या बदल जाता? उसे पता चल जाता कि मैं डर रही हूं, और पानी डर की गंध से और भूखा हो जाता है। उस रात मीरा सो नहीं पाई। उसे लग रहा था ये सब सिर्फ कोई मानसिक बीमारी नहीं, कुछ और था, कुछ ऐसा जो समझ के बाहर था। अगली रात स्नेहा ने अचानक ऑफिस ग्रुप पर मैसेज भेजा, अगर मैं कल ना आऊं तो मत ढूंढना, बस इतना। लोगों ने समझा मजाक है या थकान में लिख दिया होगा, लेकिन अगली सुबह जब वो नहीं आई तो उसके घर जाने का फैसला किया गया। स्नेहा की बिल्डिंग शांत थी, लेकिन उसकी खिड़की भरी हुई थी पानी से। अंदर कांच पर धुंधली उंगलियों से लिखा था, देर हो गई है। जब दरवाजा तोड़ा गया तो घर अंदर से बिल्कुल सूखा था, सिवाय एक चीज के। कमरे के बीचों बीच खड़ी थी स्नेहा, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। उसका शरीर पानी में भीगा था, बाल पूरी तरह तर, और उसकी आंखें सफेद थीं, बिना पुतलियों के। उसके होंठ थोड़े खुले थे और उनसे लगातार पानी टपक रहा था, धीरे, लगातार, जैसे कोई अंतहीन नदी उसके अंदर बह रही हो। बिस्तर के पास फर्श पर पानी के गीले पैरों के निशान थे। पहले एक जोड़ी, फिर दो, फिर तीन, और आखिर में इतने कि उन्हें गिनना असंभव था। जांच टीम ने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा, कारण ड्राउनिंग, लेकिन शरीर में पानी मिलने की मात्रा उस स्थिति से मेल नहीं खाती। शव घर के अंदर था और कहीं भी पानी का स्रोत मौजूद नहीं। लोगों ने कहा आत्महत्या, कुछ ने कहा स्ट्रेस, लेकिन रात की हवा और चुप्पी कुछ और कहानी कह रही थी। उसके बाद धीरे धीरे और मामले सामने आने लगे। पहले एक बच्चा जो खेलते खेलते अचानक गायब हो गया। उसके घर की दीवार पर लिखा था, उसने मेरा नाम लिया था। फिर एक बुजुर्ग जो अपनी बालकनी में बैठे बैठे हवा में देखते रहे और फिर अचानक रेलिंग से नीचे गिर पड़े। गवाहों ने कहा, किसी ने उनका नाम पुकारा था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अब अफवाह नहीं, डर था। हर कोई जान चुका था, हिंदन नदी अब सिर्फ पानी नहीं, वो अब भूख है, और वो अपने चुने हुए लोगों को आवाज देकर बुलाती है। अगर जवाब मिल जाए तो वो वापस लेने आती है। लोगों ने रात 2 बजे के बाद बालकनी में जाना बंद कर दिया। खिड़कियां लकड़ियों से बंद कर दी गईं। यहां तक कि कई परिवार शहर छोड़कर चले गए। लेकिन शहर छोड़ देना याद से बचना नहीं था, क्योंकि कभी कभी जब कोई दूर कहीं दूसरे शहर में भी सोता, उसे अंधेरे में एक धीमी आवाज सुनाई देती, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया, पानी याद रखता है। धीरे धीरे पुल के पास हल्की सी धुंध छाने लगी। पहले सिर्फ सर्दियों में, फिर गर्मियों में भी, फिर हर शाम। और एक दिन एक बच्चे ने उस धुंध की ओर देखकर कहा, मम्मा, वो देखो, वहां बहुत लोग खड़े हैं पानी में। और उसकी मां ने देखा, वहां कुछ नहीं था, पर बच्चा कांपा और धीरे से बोला, वो बोल रहे हैं मेरा नाम। और फिर
उस रात हवा ने शहर से कुछ कहे बिना बस एक ठंडी कंपकंपी भेजी, जैसे कोई अदृश्य लहर फैल गई हो। और दूर कहीं नदी की सतह पर एक हंसी गूंजी, धीमी, लंबी और अनंत। क्योंकि अब नदी सिर्फ भूखी नहीं थी, अब उसके पास आवाजें थीं। और आवाजें हमेशा सुनी जाती हैं। धीरे धीरे यह रहस्य सिर्फ एक डर नहीं, बल्कि एक बीमारी बनता जा रहा था। हिंदन नदी के आसपास रहने वाले लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी बस चुकी थी। रात के समय हवा में नमी और आवाजों का कंपन बढ़ जाता। ऐसा लगता जैसे शहर किसी अदृश्य धड़कन के साथ सांस ले रहा हो। दिन में सब सामान्य दिखता, गाड़ियां चलती, लोग हंसते, बच्चे खेलते। बट रात आते ही शहर किसी अनाम छाया के नीचे सिमट जाता। मकान मालिक, जिसने कभी राघव को चेतावनी दी थी, वह भी अब बदल गया था। उसकी रातें डर और अजीब सपनों से भर चुकी थीं। वह महसूस करता कि कभी कभी उसके घर की दीवारें हल्का सा हिल रही हैं, जैसे उनमें किसी ने अंदर से पानी भरा हो और वो बाहर निकलने के लिए जगह ढूंढ रहा हो। एक सुबह वो पार्क में बैठा था, थका हुआ। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसके पास बैठा एक बुजुर्ग धीरे से बोला, उतने करीब घर नहीं लेना चाहिए था बेटा। जो पानी जितना शांत लगे वो उतना पुराना दर्द लिए बैठा होता है। मकान मालिक चौंक कर बोला, आपको कैसे पता? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा नहीं। वह घास को उंगलियों से सहला रहा था, जैसे यादों से बातें कर रहा। और जो आवाजें आती हैं वो? बुजुर्ग ने हल्की सांस ली, जैसे कोई बहुत पुराना सत्य याद किया हो। आवाजें वहीं से आती हैं जहां अधूरी आत्माएं रुक जाती हैं। जो लोग आखिरी सांस लेने से पहले कोई नाम पुकार जाते हैं, नदी उनकी आवाज पकड़ लेती है। और फिर वो आवाज तब तक चैन नहीं लेती जब तक कोई उसे सुन न ले या उसका जवाब न दे दे। मकान मालिक ने धीरे से कहा, राघव। बुजुर्ग वहीं जम गया। उसकी आंखें पहली बार मकान मालिक की ओर उठीं और उनमें भय था। उसने जवाब दे दिया। मकान मालिक ने सिर हिलाया। बुजुर्ग उठ खड़ा हुआ। अब देर हो चुकी है। जिन्हें नदी पहचान लेती है वो सिर्फ गायब नहीं होते, वो लौटते हैं। उस रात शहर में बारिश नहीं हुई, फिर भी हवा में पानी की तीखी गंध थी। लोग घरों के दरवाजे बंद कर अपने पर्दे कसकर खींच चुके थे। रात के ठीक 2:03 पर शहर की सारी स्ट्रीट लाइट्स एक साथ झिलमिलाईं और फिर धीमी हो गईं, जैसे किसी ने उनकी रोशनी को पानी में डुबो दिया हो। उसी समय पुल के पास के अंधेरे में पानी की सतह हिली, बिना हवा, बिना कारण। और फिर पानी में से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। पहले सिर्फ सिर, फिर कंधे, फिर पूरा शरीर। वो राघव था, लेकिन अब वह इंसान नहीं रहा था। उसकी त्वचा पानी की तरह चमक रही थी, बाल उसके चेहरे से चिपके थे और आंखें, वे पूरी सफेद थीं, बिल्कुल स्थिर, जैसे उन पर कोई पर्दा चढ़ा हो। वह पानी पर ऐसे खड़ा था जैसे जमीन हो, और उसके पीछे और आकृतियां उभर रही थीं। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, उनके चेहरों पर दर्द जमा था, लेकिन आंखें खाली थीं। सब साथ खड़े थे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए जैसे हों। धीरे धीरे राघव ने अपना सिर उठाया और शहर की ओर देखा। उसकी आवाज हवा में नहीं, सीधे लोगों के दिमाग में गूंजी। हम वापस नहीं आए, हम तुम्हें लेने आए हैं। उसी पल शहर के कई घरों में खिड़कियां कांपने लगीं। कुछ लोग नींद में ही चिल्लाते हुए उठे। कुछ बच्चे अपने नाम बार बार सुनने लगे। कुछ गर्भवती औरतों ने पेट पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। और एक एक करके कई घरों के निचले हिस्से में पानी रिसना शुरू हुआ। पहले बूंदों की तरह, फिर छोटी धार की तरह।
फिर धीरे धीरे फर्श पर भरने जैसा। कुछ लोगों ने दरवाजे खोलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर धुंध छाई थी और उस धुंध में परछाइयां थीं। चेहरे थे जो पानी से बने थे और हर चेहरे के होंठ हिल रहे थे। हमारा नाम लो, हम दिखते नहीं पर याद हैं। हमारे बिना नदी खाली थी। घरों के बाहर पुल के ऊपर लोग गाड़ियां छोड़कर भाग रहे थे। कुछ गिर पड़े, कुछ धुंध में खो गए, कुछ बस चुपचाप खड़े रह गए, जैसे किसी अदृश्य जादू ने उनका मन सुन्न कर दिया हो। और तभी नदी के ऊपर आंधी जैसी आवाज गूंजी। अब कोई नहीं बचेगा जो आवाज सुने और चुप रह जाए। धीरे धीरे शहर में आवाज फैलने लगी, पानी जैसी। हर कोने में, हर दीवार पर, हर दिमाग में। जो भी जाग रहा था उसे सुनाई दे रहा था, धद धद धद, जैसे पानी दरवाजों को ठोक रहा हो। और फिर अचानक शांति। पूरे शहर में एकदम सन्नाटा, इतना गहरा कि हवा भी रुकी हुई लगे। और उस शांति में सिर्फ एक आवाज, बहुत धीमे, पानी से भरी, ठंडी। हिंद नदी याद रखती है और अब कोई भूला नहीं जाएगा। उस रात भारत के नक्शे पर एक छोटा शहर सोया नहीं, वह पानी में बदल गया। और लोग कहते हैं आज भी अगर कोई रात 2 से 3 के बीच उस नदी के पास खड़ा हो जाए, उसे दूर से आवाज आती है। किसी का नाम, शायद उसका, या शायद अगला जिसे नदी याद रखेगी। क्योंकि पानी मिटता नहीं, पानी इंतजार करता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन शहर में उस रात का डर हवा में जमे हुए जहर की तरह फैल चुका था। स्कूल बंद हो चुके थे। कई दफ्तरों ने वर्क फ्रॉम होम अनाउंस कर दिया था और उन गलियों में जहां पहले देर रात तक लोग घूमते थे, अब शाम ढलते ही सब खिड़कियां बंद करके अपने घरों में सिमट जाते थे। लेकिन खिड़की बंद कर देने से डर रुकता नहीं। डर पानी जैसा होता है, जहां जगह मिले वहां रिसकर घुस जाता है। शहर में नई अफवाहें फैलने लगी थीं। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात में अपनी दीवारों को हिलते देखा। कुछ ने कहा कि उनके बाथरूम के शीशों पर खुद ब खुद शब्द उभरते हैं, नदी बुला रही है। कुछ घरों में लोग नींद में चलते हुए दरवाजों तक जाते और सुबह उन्हें दरवाजा खुला मिलता। फर्श पर पानी की पतली रेखाएं होती, जैसे किसी ने दरवाजे के अंदर से बाहर की ओर कदम रखे हों। लेकिन सबसे अजीब घटना हुई शहर के पुराने बस स्टैंड पर। एक शाम वहां एक बुजुर्ग महिला अकेली बैठी थी। आसपास कोई नहीं। वह बार बार अपनी साधी ठीक कर रही थी और सड़क की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक ऑटो वाला उसे देखकर रुका और पूछा, माँ जी, आपको कहां जाना है? बूढ़ी औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे नदी के पार जाना है, वो बुला रहा है। ऑटो वाला हंस पड़ा। कौन बुला रहा है? महिला ने गर्दन उठाई। उसकी आंखें सफेद थीं, पूरा सफेद, जिसे तुम नहीं देखते, लेकिन वो तुम्हें देख रहा है। ऑटो वाला इतने डर गया कि बिना कुछ बोले ऑटो दौड़ाकर भाग गया। जब अगली सुबह पुलिस वहां पहुंची तो वह बेंच खाली थी, लेकिन सीट पर पानी की बूंदें थीं। ऐसी बूंदें जो ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से बहकर आई लग रही थीं। लोगों की नींद टूटने लगी थी, अचानक, बिना आवाज, बिना कारण। और हर बार आंख खुलने से पहले उन्हें सपने में सिर्फ एक दृश्य दिखता, गहरा काला पानी जिसमें कई हाथ ऊपर उठकर बाहर आने की कोशिश कर रहे हों। शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में एक व्यक्ति था, डॉ समरजीत घोष। वह इतिहासकार था और पानी, लोक कथाओं और खोई हुई सभ्यताओं पर रिसर्च करता था। जब शहर के डर ने आकार लेना शुरू किया तो वह चुप नहीं रहा। उसने नक्शे, रिकॉर्ड, लेख और पुराने अखबार खोले। 3 दिनों बाद उसने एक पैटर्न पाया।
पिछले 150 सालों में हर 18 साल बाद हिंदन नदी के आसपास दर्जनों लोग गायब हुए थे। 18 साल बाद फिर और अब अगला चक्र उसी साल शुरू हुआ था। उसने और गहराई से खोज की। पुराने दस्तावेजों में उसे एक नाम बार बार मिला, बूढ़े पानी की छाया। एक पंक्ति उसके हाथ लगी, इतनी पुरानी कि अक्षर हल्के धुंधले हो चुके थे। हिंदन नदी एक नदी नहीं रही, यह उन लोगों की आवाज है जिनका अंत पूरा नहीं हुआ, उनके नाम जो नहीं बोले गए, उनका दर्द जो नहीं सुना गया। पानी ने उन्हें नहीं मारा, बल्कि पानी ने उन्हें याद रखा। डॉ घोष ने तुरंत स्थानीय प्रशासन, पुलिस और मीडिया को बुलाया और कहा, यह घटना प्राकृतिक नहीं है। हिंदन नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं, यह चेतना है, और यह चेतना जाग चुकी है। लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हंसी को खामोशी में बदल दिया। ठीक 2 बजे शहर की हवा में एक बहुत धीमा कंपन हुआ, जैसे जमीन के भीतर कुछ हिल रहा हो, कोमल लेकिन निश्चित। और फिर दूर नदी के पास एक नीली रोशनी चमकी, पहले छोटी, फिर बड़ी, और फिर पूरी नदी उस भयावह चमक में डूब गई। रोशनी के बाद धुंध उठी, और उस धुंध में शरीरों की परछाइयां दिखने लगीं। कुछ पैर तक पानी में डूबे थे, कुछ कमर तक, और कुछ सिर्फ चेहरे पानी से ऊपर थे, शरीर पानी के नीचे। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें इंतजार था, जैसे वे खोज रहे हों कि अगला कौन है। फिर धीरे धीरे सभी परछाइयों ने एक साथ सिर उठाया और शहर की तरफ देखा। उस पल हवा ठहरी, सब कुछ थम गया, और फिर आवाज आई, हम भूले नहीं, हम माफ नहीं। धीरे धीरे, जैसे कोई विशाल छाया पानी से उठती है, नदी की सतह पर एक विशाल आकृति उभरी। चेहरा मानो पानी में बना हुआ, पर असली जैसा। आंखें गहराई में डूबी, होंठ फटे हुए, और शंगयिन जमीन के भीतर से आती लगती थी। हमारे लिए दरवाजे बंद किए गए थे, अब हम दरवाजे खोलेंगे। उसके बाद शहर में पानी हर दिशा से आने लगा, नल से नहीं, पाइप से नहीं, बल्कि हवा में से, दीवारों से, जमीन से, छत से, सब जगह से पानी रिसने लगा। लोग भागे, लेकिन हर रास्ते पर धुंध की दीवार खड़ी थी, और उस धुंध में वही आवाज, नाम लो और हमारे हो जाओ। कुछ लोगों ने डर में अपना नाम चिल्ला दिया, और अगले ही पल उनका शरीर जम गया। पहले सांस रुकी, फिर आंखें सफेद हुईं, और फिर वो भी धुंध में चले गए। राघव की तरह, स्नेहा की तरह, बाकियों की तरह। शहर के ऊपर अब सिर्फ एक वाक्य गूंज रहा था, पानी सब याद रखता है। और धीरे धीरे शहर के नक्शे में एक और बदलाव दर्ज हुआ। जहां कभी सड़कें, दुकानें और घर थे, वहां अब सिर्फ पानी था, और उसकी सतह पर धीरे धीरे नए चेहरे उभरने लगे। जो कभी इंसान थे, अब पानी की स्मृति बन चुके हैं। और हर रात 2 बजे हिंदन नदी अब भी पूछती है, अगला कौन है? कुछ समय बाद सरकार ने उस शहर को आधिकारिक रूप से रेड जोन घोषित कर दिया। न्यूज चैनलों में हेडलाइन चली, हिंदन नदी के आसपास रहस्यमय मौतें और गुमशुदगी, इलाका खाली कराया जा रहा है। लेकिन सच ये था कि जिस रात शहर खाली कराया जा रहा था, कई लोग खुद नहीं गए, उन्हें नदी ले गई। बसें, ट्रक और एम्बुलेंस बाहर जाने के रास्तों पर कतार में खड़ी थीं, पर हवा भारी थी, इतनी भारी कि लोग महसूस कर सकते थे कि कुछ देखने से ज्यादा सुन रहा है। शहर के बाहर पहुंचने के बाद भी कई लोग बेचैन महसूस करते रहे। पानी की आवाज रात में भी पीछा करती, छप छप छप।
कुछ बच्चों ने बताया उनके सपनों में कोई धीरे से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? और उनके जवाब देने से पहले उनकी आवाज अटक जाती, जैसे गला पानी से भर जाता हो। सरकार ने नदी के पास सैनिक तैनात किए। उन्हें आदेश मिला था किसी को पानी के पास नहीं जाने देना। लेकिन तीसरी रात तैनात सैनिकों में से एक, जिसका नाम अरमान था, ने अपने कमांडर को जगाया। उसकी आवाज कांप रही थी। सर, कोई नदी में खड़ा है। कमांडर ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी रूह कांप गई। दूर नदी की सतह पर एक आकृति खड़ी थी, एकदम सीधी, बिल्कुल स्थिर, और वो आकृति हाथ हिला रही थी। लेकिन वो इशारा नहीं था, वो बुलावा था। कमांडर ने आदेश दिया, सभी तैयार हों। कोई गोली नहीं चलाएगा जब तक मैं आदेश न दूं। पर जैसे ही सैनिक बाहर आए, नदी के किनारे खड़ी आकृति बढ़ने लगी, जैसे उसके पीछे अनगिनत लोग खड़े हों, पर सिर्फ पहला दिखाई दे रहा हो। धीरे धीरे सैनिकों को लगा कि वो आकृति राघव जैसी दिख रही है। अरमान की आंखें फैल गईं। सर, वो बात कर रहा है। लेकिन कमांडर ने जवाब दिया, नहीं, तुम सुन रहे हो, और वही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन देर हो चुकी थी। आवाज हवा में नहीं, दिमाग के अंदर गूंजने लगी। तुम सबने पानी को कैद करने की कोशिश की, लेकिन पानी कैद नहीं होता, पानी रास्ता ढूंढता है। हवा और ठंडी होने लगी। रात में ऐसे लगा जैसे हर दिशा से फुसफुसाहटें आ रही हों। आओ, सुनो, नाम लो, हमारा बनो। एक सैनिक अचानक चिल्लाया, मां, और बिना आदेश के नदी की तरफ दौड़ पड़ा। बाकियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नदी के पानी में कदम रख दिया। पहले पानी शांत रहा, फिर अचानक उस सैनिक के पैरों के पास से कई हाथ ऊपर आए और उसे अंदर खींच लिया। उसकी चीख बस 2 सेकंड चली। उसके बाद सिर्फ आवाज, छपाक, और वो भी नदी का हिस्सा बन गया। बाकी सैनिक पीछे हट गए, कुछ डर से, कुछ सदमे से। लेकिन तब नदी की सतह पर लहर उठी और उसमें एक चेहरा बना, राघव का। लेकिन अब वह पूरी तरह पानी से बना हुआ था। आंखें नहीं, सिर्फ खाली सफेदी, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसने कहा, हम यहां दर्द लेने नहीं आए, हम बराबरी चाहते हैं। कमांडर चिल्लाया, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, हम वो हैं जिन्हें तुमने भुला दिया, जिन्हें तुमने नाम नहीं दिया, जिन्हें मिट्टी नहीं मिली, जिन्हें बस पानी मिला। अब दुनिया हमारी आवाज सुनेगी। अचानक नदी कांपने लगी। धीरे धीरे नहीं, बल्कि ऐसे जैसे अंदर कोई दानव कैद हो और बाहर निकलना चाहता हो। लहरें उछलीं, लेकिन नीचे गहराई में किसी ने कोई गीत जैसा गाना शुरू किया, धीमा, उदास, दर्द से भरा। लेकिन उस गीत में सिर्फ शब्द नहीं थे, नाम थे, एक एक करके। राघव, स्नेहा, अहाना, नवीन, यश, मीरा, अरमान। हर नाम के साथ एक चेहरा सतह पर उभरता और फिर वापस खिंच जाता। कमांडर की आवाज टूट गई। ये नाम, ये तो लापता लोगों के हैं। नदी ने फुसफुसाते हुए कहा, अभी और होंगे। फिर शहर के दूर हिस्सों में, जहां लोग अब भी छिपे हुए थे, अचानक नलों, दीवारों और दर्पणों पर पानी उमड़ने लगा और हर जगह एक ही वाक्य उभर आया, पानी बुला रहा है। कुछ लोग हिम्मत करके बाहर निकले, लेकिन बाहर सिर्फ धुंध थी और उन धुंधों में चलती परछाइयां। नदी अब सिर्फ नदी नहीं रही थी, वो एक याद थी, एक हिसाब, एक चेतावनी। एक दादी जो अपने 6 साल के पोते को गोद में लेकर बैठी थी, फुसफुसाई, बेटा, डरना मत, पानी बस अपना हिस्सा लेने आया है। बच्चा धीरे से बोला,
क्या वो मुझे भी बुलाएगा? दादी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तुमने उसका जवाब दिया